तो आज की क्लास में हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है फॉर्मल चार्ज। ये फॉर्मल चार्ज बेसिकली क्या करता है, हमने जो स्ट्रक्चर पढ़ा है उसको फर्दर सपोर्ट करता है और इससे पता चलता है कि जो स्ट्रक्चर आपने बनाया था लुईस डॉट स्ट्रक्चर वो करेक्ट है कि नहीं है। तो सबसे पहले आप फॉर्मल चार्ज की परिभाषा लिखिए। राइट, फॉर्मल चार्ज इज अ थियोरेटिकल चार्ज। फॉर्मल चार्ज इज अ थियोरेटिकल चार्ज occur. Formal charge is a theoretical charge occur over an individual atom of a molecule, over an individual atom of a molecule or an ion, over an individual atom of a molecule, individual atom of a molecule or an ion. It is also known as fake charge. It is also known as fake charge. Fake charge मतलब होता तो है पर दिखाया नहीं जाता है उसको। स्ट्रक्चर में वो होता जरूर है पर उसको दिखाते नहीं है। अब ऐसा चार्ज जो होता है लेकिन दिखता नहीं है तो उसके बारे में आज हमें देखना है। फुल स्टॉप। द रियल चार्ज over a polyatomic molecule or ion, full stop देकर लिखिए, the real charge over a polyatomic molecule or ion is distributed on an ion as a whole. The real charge over a polyatomic molecule or an ion is distributed on an ion as a whole and not present by a particular atom, not present by a particular atom. इसका फॉर्मूला लिखिए FC। FC मतलब फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज FC इज इक्वल टू होता है V माइनस L माइनस S/2। और ये फॉर्मूला हमारा अपना बनाया हुआ फॉर्मूला नहीं है, ये आप दिनेश की किताब में भी यही फॉर्मूला दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक में भी यही फॉर्मूला दिया हुआ है। तो ये गणित नहीं है, ये निकालने का तरीका है। अब सोचिए, यही S हम लोग S/2 हमने नंबर ऑफ बॉन्ड पढ़े थे ना। तो अगर ये सब एक ही थ्योरी का नहीं होता तो फिर यहां पे अचानक से S/2 आ कैसे गया। डन। तो चलिए इसके बारे में लिखिए। वेयर S इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ वेयर V इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन फ्री एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन फ्री एटम। नेक्स्ट L is non-bonding electron या जिसको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी बोला जाता है। एंड S is number of bonding electron. S is number of बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो कुल मिलाकर ये फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। ये क्या है? फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले के मदद से अभी हम लोग फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे, जहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक एग्जांपल देखेंगे, तुरंत से आपको समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल मैं करूंगा और एक एग्जांपल आपको खुद से करना है। अभी आप लोग ओजोन का स्ट्रक्चर बनाइए। तो ये ओजोन आपने ऑलरेडी बनाया था, याद है? ओजोन आपने बनाया था, नहीं है तो तुरंत से कर लेते हैं। ए का वैल्यू कितना निकाले थे? 3 × 6, तो कितना हो जाएगा? 18। एन इक्वल टू कितना होगा? 3 × 8, 8 24। तो S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n - a दैट इज इक्वल टू 6। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितना हो गया?
6/2 दैट इज इक्वल टू 3, और LP का फॉर्मूला यानी लोन पेयर का फॉर्मूला होता है A माइनस S/2, A कितना है 18 माइनस S 6/2 12/2 दैट इज इक्वल टू हाउ मच 6। कोई दिक्कत? अब इसका स्ट्रक्चर आपने बनाया, 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन को आपने इस प्रकार से डाल दिया। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो बनने वो 3 बनने हैं, एक साइड डबल बॉन्ड बनाएंगे और एक साइड सिंगल बॉन्ड। तो अब इलेक्ट्रॉन्स इसमें सेट करते हैं। इस ऑक्सीजन के 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4, इसके टोटल 6 थे, 6 में से 2 निकल गए, कितने बच गए 2 बच गए। इसमें से टोटल 6 थे, 2 इधर बॉन्डिंग में आ गया, 2 इधर बॉन्डिंग में, तो बच कितना गया 2, और इसका एक भी बॉन्डिंग में यूज नहीं हुआ है तो इसके पास 6 है। आप टोटल लोन पेयर गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, लोन पेयर कितना आया 6, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड। हेला हुआ? यही स्ट्रक्चर हम लोग पता किए थे। अब आप क्या कीजिए, इसका फॉर्मल चार्ज निकालिए। तो फॉर्मल चार्ज मॉलिक्यूल का नहीं होता है, फॉर्मल चार्ज होता है किसी भी पर्टिकुलर एटम का। तो अब आप Fc1 पता कर रहे हैं, यानी फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 1। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या है? पीछे आपने देखा V माइनस, तो पहले V माने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है 6, माइनस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन वो कितना था, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है देखिए 4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, दिस इज माइनस हाफ इंटू S क्या है नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। हाउ मेनी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन आर देयर 1 2 3 4, 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, तो इसको आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये कितना आया, इसको सॉल्व कीजिएगा, कितना आएगा सॉल्व कीजिए। जब आप सॉल्व कीजिएगा एक बार में, 2 बार में, 6 माइनस 4 माइनस 2, 6 माइनस 6, 6 माइनस 6 इज, इसके ऊपर Fc कितना आ गया, फॉर्मल चार्ज इसके ऊपर कितना है 0 है। अब इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज निकालिए, किसके ऊपर, सेकेंड के ऊपर, Fc ऑन ऑक्सीजन नंबर 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो इसका भी 6 होगा, माइनस इसके लोन पेयर सिर्फ 2 ही लिखेंगे, इसका एक ही लोन पेयर बचा ना, ठीक है, क्या हो गया 2, माइनस हाफ इंटू, और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितना है 1 2 3 4 5 6 है, दिख रहा है 1 2 3 4 5 6, इधर से तो कुछ आया नहीं, तो टोटल 6 ही है, इसको 6 लिख दीजिए। सॉल्व कीजिएगा, कितना आएगा 6, और ये आ गया, ये कट गया, ये कटा एक बार में, ये कटा 3 बार में, माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5, 6 माइनस 5 इज माइनस नहीं +1, तो इसके ऊपर Fc कितना आ गया +1 आ गया। अब लास्ट वाले का Fc निकालिए, फिर इसकी कहानी समझाता हूं, और उसके बाद फिर एक और स्ट्रक्चर H2SO4 का देखेंगे, और वहां से फिर जो कॉन्सेप्ट डाउट में आया है उसको क्लियर कर लेंगे। अब इसका निकालिए, तो इसमें वैलेंस सेल कितना, वैलेंस सेल एटम तो 6 ही होगा, इसको भी 6 पकड़े। उसके बाद लोन पेयर यहां तो पूरा का पूरा ही हो गया, यानी 3 का 3, तो टोटल 6 का 6 ही हो गया यहां पे, माइनस हाफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितना है, सिर्फ 2 ही है जो कि उधर से आया है, तो इसको सिर्फ 2 कर दिए। सॉल्व कीजिएगा, जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा ये हो गया 1, 6 माइनस 6 माइनस 1, माइनस 6 प्लस 6 कट गया, ये कितना आ गया -1। इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज कितना आ गया, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू -1। समझने वाली और सीखने वाली बात यहां पे यह है कि एज सच ओजोन जब आपने बनाया था तो इसके ऊपर कोई चार्ज था नहीं था, लेकिन जब आप एक एक इंडिविजुअल एटम का फॉर्मल चार्ज निकाले तो इस ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना आया, इस ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना आया, इस ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना आया, ओवरऑल अभी भी न्यूट्रल ही है। क्यों? क्योंकि एक 0 है, एक +1 है, एक और -1 है, अभी भी ओवरऑल टोटल चार्ज न्यूट्रल है। लेकिन चूंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ध्यान से देखिए, हेलो, चूंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया, और ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया। ये तो तभी होगा जब कोई अपना लोन पेयर दे रहा होगा, भाई एक के ऊपर पॉजिटिव एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज तभी आएगा जब ये इलेक्ट्रॉन दे रहा हो और ये इलेक्ट्रॉन, ऐसा तभी होता है जब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने। शेयरिंग में तो +1 -1 नहीं आएगा, शेयरिंग में तो बराबर बराबर चार्ज होता है, 0 होगा।
तो शेयरिंग में तो बराबर नहीं, यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अगर कोई देगा तभी जो देने वाला है उसके ऊपर पॉजिटिव और जो लेने वाला है उसके ऊपर, यहां तक कोई डाउट नहीं। तो इस हिसाब से अगर आपसे सवाल पूछेगा व्हाट इज द फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन इन ओजोन, 3 ऑप्शन दिया रहेगा, +1 -1 0, +2 -2 0, +1 -2 0 0 -2 +1, 4 SSC बना दिया। आंसर क्या होगा? जिसमें +1 -1 0 होगा वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। कोई डाउट? अगले सवाल की ओर चलें। अगला कॉन्सेप्ट लेते हैं, सवाल लेते हैं H2SO4 का। किसका सवाल लेते हैं? H2SO4 का। अब H2SO4 का वो कैलकुलेशन नहीं कर रहे, स्ट्रक्चर चूंकि मुझे याद हो गया है तो हम लोग डायरेक्टली क्या कर लेते हैं, यही स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब ये बना लेते हैं और लोन पेयर सेट कर लेते हैं। मेरे ख्याल से यही सारी गिनती भी आई थी कि नंबर ऑफ बॉन्ड कितने होंगे, तो नंबर ऑफ बॉन्ड कुछ इस प्रकार से ऐसे ऐसे आया था ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नंबर ऑफ बॉन्ड 1 2 3 4 5 6, ये हमने कैलकुलेशन करके किया था। अब मुझे एक काम करना है, इसको 1 ऑक्सीजन मानिए, इसको 2 ऑक्सीजन मानिए और एक सल्फर, इन तीनों का मेरे को फॉर्मल चार्ज निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग FC निकालते हैं, फॉर्मल चार्ज निकालते हैं ऑक्सीजन 1 का। ऑक्सीजन 1 का क्या होगा देखिए, टोटल 6 माइनस, तो यहां से 2 ही आ रहा होगा ना, दो ही लिया ना इसने, तो ये तो क्या होता है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन माइनस, यहां क्या लिखेंगे हाफ, सॉरी बीच वाला तो लोन पेयर रहता है ना, सॉरी बीच वाला क्या है लोन पेयर। कितने लोन पेयर हैं? अरे यार अभी तुरंत ना निकाले थे लोन पेयर ना, तो लोन पेयर कितना है यहाँ पे 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ना, ये 6 हो गया। और ये कितना हुआ माइनस दिस, बॉन्डिंग से 2 ही ना आया, इसको सॉल्व किए, 1 से 1 कट गया, ये देखिए आएगा 6 - 6 -1 दैट इज इक्वल टू, कट गया, क्या बचा FC -1 बचा। ठीक है, अब आइए FC02 का, उधर ऑक्सीजन 2 का निकालिए, FC आइए ऑक्सीजन 2 का निकालिए, इसको निकालिएगा तो इसका भी मेरे ख्याल से सेम ही आएगा। क्यों? क्योंकि कोई दिक्कत इसमें कोई अंतर नहीं है। कोई अंतर है? देख लीजिए, कोई अंतर है नहीं, पूरा एग्जैक्टली सेम आएगा ना। तो एक भी क्या आ गया 6 - 6 -1 दैट इज इक्वल टू -1। कोई दिक्कत है तो पूछिए। अब आइए FC ऑफ सल्फर, FC ऑफ सल्फर, सल्फर की FC जब आप निकाल रहे हैं तो इसमें भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था, इलेक्ट्रॉन तो इसका भी कितना है 6 ही है, तो 6 माइनस, इसके पास लोन पेयर अब बचा है क्या? लोन पेयर तो नहीं बचा, E0 हो गया, माइनस हाफ इनटू, अब इसका बॉन्डेड गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका बॉन्डेड हो गया कितना 8, इसको काटिएगा 4 बार में, 6 - 4 दैट इज इक्वल टू हाउ मच +2। अब ध्यान से देखिए जो मैं सिखाना चाहता हूं, इस वाले पर आपका चार्ज आया है -1, इस वाले पर आपका चार्ज आया है -1, इस वाले पर चार्ज आया है +2। माइनस चार्ज कब आता है? जब उसको इलेक्ट्रॉन मिलता है, शेयरिंग में नहीं आएगा माइनस। शेयरिंग में नेगेटिव चार्ज की उत्पत्ति होने की कोई चांस ही नहीं, क्योंकि शेयरिंग में दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है। नेगेटिव चार्ज तभी आता है जब उसको कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किया, इसके ऊपर क्या चार्ज आया -1, इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किया, इसके ऊपर क्या चार्ज आया -1, इसने 2 लोन पेयर दिया इसलिए इसके ऊपर कितना चार्ज आया +2 आया ना जी। तो अगर ये स्ट्रक्चर गलत होता तो फॉर्मल चार्ज भी गलत आता ना गलत, कहीं ये जस्टिफाइड हो गया, लॉजिक से ना जस्टिफाई हुआ है, तो अपने मन से तो हम कुछ भी नहीं बोलते हैं नहीं ना। बात समझ में आ गई? तो अभी ये फॉर्मल चार्ज का कैलकुलेशन जब आप कर रहे हैं, ऑटोमेटिक आपका आंसर 100% सही आ जाएगा, इसमें और कोई सोचने वाली बात है ही नहीं। क्लियर? इसके कैलकुलेशन को करके दिखा दीजिए, जो आपसे पूछे कि भाई ये गलती है सही है उसको आप बता दीजिए। ठीक है, बढ़े आगे, जल्दी लिखिए। तो फॉर्मल चार्ज एक्चुअल चार्ज होता नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, अब देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, वो उनका ऐसा मानना है,
देखिए कुछ लोग क्या करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। कुछ लोग क्या करेंगे, इस कोऑर्डिनेट को यहां से हटा देंगे, यहां पे क्या बना देंगे, एक सिंगल बॉन्ड बनाए और कह चुकी है नेगेटिव चार्ज है तो रेजोनेंस करा के एक बॉन्ड यहां बना दिए और रेजोनेंस करा के एक बॉन्ड यहां बना दिए और कहे यहां पे कैसा बनता है, डबल बॉन्ड बनता है। तो उसके तो फिर आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का सहारा ले लिया, जबकि आपको तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बोला, आपको क्या बोला, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बोला। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर में रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट यूज नहीं करना है। बात समझ में आ रहा है? हम लोग जब फ्रिक्शन पढ़ते हैं, जब फिजिक्स में हम लोग फ्रिक्शन पढ़ते हैं तो फ्रिक्शन में कहते हैं ना कि भाई इस तरह से इधर एक तो पुली लटकल है, इधर एक पुली लटकल है, यहां ऐसे जमीन में ऐसे लटका हुआ है। तो यहां पे क्या मानते हैं कि ये जो रस्सी है मासलेस है, ये जो पुली है ये मासलेस है, इस पर कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो क्या दुनिया में सच में इस पर फ्रिक्शन नहीं है? जब एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा तो इसमें सब कुछ रहेगा, लेकिन जब हम लोग कॉपी किताब पर सॉल्व करते हैं तो मानते हैं ना भाई इसमें कुछ भी नहीं है टूड मशीन में। तो इसका ये मतलब तो नहीं कि आप इसमें सही में भी जब बना रहे होंगे तो वही कैलकुलेशन काम आ जाएगा, नहीं आएगा। एक कॉन्सेप्ट में दूसरा कॉन्सेप्ट नहीं ना घुसेगा, जो जिसका कॉन्सेप्ट है उसी कॉन्सेप्ट से उसको सॉल्व किया जाएगा। इस आधार पर ये जो स्ट्रक्चर है वो 100% क्या है, तो ये नहीं जो हमने पहले बताया था वो ये क्या है, सही है। और उसका हमने लॉजिक भी आपको समझा दिया कि क्यों ये सही है। डन, हेडिंग डालिए रेजोनेंस, रेजोनेंस हेडिंग डालिए, रेजोनेंस हेडिंग डालिए, रेजोनेंस, रेजोनेंस। अब ये एक और नया कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल ही नया, जो आप नहीं जानते हैं, पहली बार आप देख रहे हैं रेजोनेंस को। रेजोनेंस क्या होता है, ठीक देखिए, अभी रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट मैंने बोला, अगला ही टॉपिक क्या था, रेजोनेंस था। तो फॉर्मल चार्ज एंड फॉर्मल चार्ज के बाद रेजोनेंस, रेजोनेंस के बाद वीवीटी, वीवीटी के बाद हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन के बाद एमओटी, वीएससीपीआर और वीएससीपीआर के बाद एमओटी, और चैप्टर खत्म हो जाएगा। टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। लिखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस was proposed by Heisenberg. The concept of resonance was proposed by Heisenberg. तो हाइजनबर्ग बोल के, हाइजनबर्ग का नाम सुने हैं ना, आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा था तो वहां पे एक थ्योरी आई थी हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो वो जो हाइजनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल थी, सेम साइंटिस्ट ने रेजोनेंस का भी आइडिया हमें दिया। द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस वाज प्रपोज्ड बाय हाइजनबर्ग, फुल स्टॉप। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, according to this concept, according to this concept, according to this concept, लिखिए, whenever a single Lewis structure, whenever a single Lewis structure is unable to describe, whenever a single Lewis structure, तो आप देखिए लुईस स्ट्रक्चर के बाद ही रेजोनेंस क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि लुईस स्ट्रक्चर से ही कहानी इसकी आगे बढ़ी है। क्यों, लुईस स्ट्रक्चर में कुछ ड्रॉबैक देखा गया, उस ड्रॉबैक को इसने क्या किया, पूरा किया। कैसे पूरा किया और क्या किया देखते हैं अभी। तो देखें, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, व्हेनेवर अ सिंगल लुईस स्ट्रक्चर कैन नॉट या अनेबल टू डिस्क्राइब all the properties of a molecule, unable to describe all the properties of a molecule, all the properties of a molecule, all the properties of a molecule, a number of structure, full stop, sorry, comma, a number of structure with similar energies, a number of structure with similar energies, comma, position of nuclei, comma, position of nuclei, comma, bonding and non-bonding electron, bonding and non-bonding electron are written to describe, are written to describe all the properties, are written to describe all the properties. This phenomena is known as resonance. This phenomena is known as
रेजोनेंस। इसे ही आप क्या कहते हैं? रेजोनेंस कहते हैं। अब हिंदी में क्या कहता है उसको समझ लीजिए। कह रहा है लुईस डॉट स्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाया। लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के बाद बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर थे जो एक्चुअल में कुछ और थे, और हम लोग जो बोर्ड पर लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना रहे थे उससे उसका डिफरेंस देखा गया। तो अलग अलग लोग अलग अलग विचार अपना लेके आए, पर इनका विचार जो भी इनका थ्योरेटिकल मॉडल इनके दिमाग में था वो सबसे क्लोज आंसर दे पाया जो ओरिजिनल में पाया जाता था उसके साथ मैच करने पर। तो फिर लोगों ने कहा कि अरे ये जो कह रहे हैं शायद यही बात सही है। ये सही है कि नहीं है इसका कोई प्रूफ नहीं है कि बात सच में कहीं पर रेजोनेंस होता है कि नहीं होता है, इसकी कोई प्रामाणिक सिद्धि नहीं की गई है। लेकिन जो सबसे क्लोज हाइपोथेटिकली सोचकर भी जो सबसे क्लोज आर्ग्यूमेंट दे पाया उसको कहा कि शायद ऐसा ही होता होगा, इसीलिए इनका आंसर उनके थ्योरी से जो आंसर आया और जो नेचर में पाया जाता है उन दोनों का जो वैल्यू है अगर वो सेम आ गया या क्लोज भी आ गया तो देखें ये जरूर यही साइंटिस्ट सबसे सही आर्ग्यूमेंट दे रहा है। क्या आर्ग्यूमेंट है उसको समझते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने ओजोन बनाया था। अभी थोड़ी देर पहले आपने ओजोन बनाया, तो ओजोन कैसा बनाया? तो ओजोन का स्ट्रक्चर आपने बनाया, 3 ऑक्सीजन है इस प्रकार से, यहां पर डबल बॉन्ड और यहां पर सिंगल बॉन्ड है कि नहीं है। इसका जो बॉन्ड लेंथ है सिंगल बॉन्ड का वो है 148 पिकोमीटर, और जो डबल बॉन्ड होता है उसका बॉन्ड लेंथ ऑक्सीजन ऑक्सीजन का है 121 पिकोमीटर। हुआ? ये सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड का डेटा यहां लिखा हुआ है। अब जो एक्चुअल में ओजोन मिला नेचर में उसका जो बॉन्ड लेंथ था वो कितना था? वो था 128 पिकोमीटर इधर भी और 128 पिकोमीटर इधर भी। ये एक्चुअली में जो नेचर में पाए जाने वाला ओजोन है उसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच की दूरी कितनी पाई गई? 128। और हम लोग जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर से बना रहे थे उसमें एक साइड पे कितना था और दूसरी साइड पे कितना था? तो हाइजेनबर्ग ने क्या बोला, जो आपने लिखा है वही बोला। क्या बोला? अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट वेनेवर, जब कभी भी अ सिंगल लुईस स्ट्रक्चर इज अनेबल टू डिस्क्राइब, इसके प्रॉपर्टीज को यह सिंगल लुईस स्ट्रक्चर डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा है, डिस्क्राइब ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल, अ नंबर ऑफ स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर नहीं, नंबर ऑफ स्ट्रक्चर 2 3 4 5 जितना भी, अ नंबर ऑफ स्ट्रक्चर विथ सिमिलर एनर्जीज कॉमा पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई कॉमा बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आर रिटेन टू डिस्क्राइब ऑल द प्रॉपर्टीज, दिस फेनोमेना इज नोन एज रेजोनेंस। यहां तक का कहानी समझ में आ गया जो हम कहानी अभी बोले हिंदी में? ठीक है। अब तो वो क्या बोले, वो जो साइंटिस्ट थे हाइजेनबर्ग, वो क्या बोले? बोले देखिए एक स्ट्रक्चर जब कोई प्रॉपर्टी नहीं दिखा पाता है इसका मतलब जरूर इसका एक और स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता होगा। और दूसरे स्ट्रक्चर में इन्होंने क्या किया, कहा ऐसा करते हैं, इस साइड डबल बॉन्ड कर लेते हैं और इस साइड क्या कर लेते हैं, सिंगल बॉन्ड कर लेते हैं। इस साइड डबल बॉन्ड और इस साइड सिंगल बॉन्ड किए तो ये कितना आ गया 121 पिकोमीटर और ये कितना आ गया 148 पिकोमीटर। अब उसने कहा अगर मैं इसे पहला ऑक्सीजन मानता हूं, इसे दूसरा और इसे तीसरा, सिमिलरली इसको पहला मानते हैं, इसको दूसरा और इसको तीसरा, तो एक स्ट्रक्चर में 1 और 2 के बीच में कितना बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, और दूसरे स्ट्रक्चर में 1 और 2 के बीच में कैसा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। इस दोनों का एवरेज निकालिएगा तो क्या आएगा 128 आ जाएगा। वेयर एज इधर कौन सा बॉन्ड था, डबल बॉन्ड, यहां पे इधर कौन सा बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड, इन दोनों का भी एवरेज निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 128 पिकोमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 128 पिकोमीटर आ जाएगा। अब ये भी 128 पिकोमीटर और ये भी 128 पिकोमीटर, मतलब इधर और उधर दोनों का जब मिलाकर दोनों का एवरेज लेकर स्ट्रक्चर बनाया गया तो पता चला कि ये 128 ही आ रहा है। और उन्होंने कहा कि यहां पर इसका मतलब ना पूरा पूरा सिंगल बॉन्ड ही है ना पूरा पूरा डबल बॉन्ड ही है, यहां पे क्या है
पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है। कैसा करेक्टर है? पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, ना सिंगल बॉन्ड ही है ना डबल बॉन्ड ही है। ऐसे केस में जहां पर एक स्ट्रक्चर पूरा पूरा उसका सारा प्रॉपर्टी दिखा नहीं पाता है, वहां पर रेजोनेंस करके उसके एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं ताकि दोनों मिलकर इसकी पूरी प्रॉपर्टी को दिखा पाए, और इसी से आपका जो थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर है वो प्रैक्टिकल स्ट्रक्चर नहीं, जो नेचर में मिलने वाला कंपाउंड है उसके स्ट्रक्चर के साथ मैच कर गया, और इसी कॉन्सेप्ट को आप क्या कहते हैं? रेजोनेंस कहते हैं। तो ये दोनों को क्या बोला जाता है? जो ऊपर आपने दोनों बनाया इसको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं इसको? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और जो स्ट्रक्चर इन दोनों को मिलाकर बनाया जाता है उसको कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोलते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब ये होता है कि एक आध चीज से मिलकर जो बनता है उसको हाइब्रिड बोलते हैं। तो कहा कि ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और इनके मिलकर जो स्ट्रक्चर बना उसको क्या कहते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड। और इन दोनों का कंट्रीब्यूशन इसमें ज्यादा होता है, तो सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा माना गया है? सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर कौन है? रेजोनेंस हाइब्रिड। RH इज द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, इज द मोस्ट stable structure and it is very close to actual structure, actual structure के सबसे क्लोज कौन है? RH है, रेजोनेंस हाइब्रिड। इसीलिए इस कॉन्सेप्ट की वैलिडिटी दी गई है। समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट में कोई डाउट नहीं? तो कह रहे हैं जब एक लुईस स्ट्रक्चर जब पूरी प्रॉपर्टी को समझा नहीं पाता है तो एक से ज्यादा स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं रेजोनेंस की मदद से, जो इसके प्रॉपर्टी सारी प्रॉपर्टी को क्या कर पाता है? एक्सप्लेन कर पाता है। उसको करते वक्त आपको तीन बातों का ध्यान रखना। उसने बोला है क्या क्या चीज ध्यान रखना है? पहला कह रहा है कि नंबर ऑफ स्ट्रक्चर इज सिमिलर, उसकी एनर्जी कैसी होनी चाहिए? सिमिलर एनर्जी। तो वो देख लीजिए, हम बढ़े आगे। उसने तीन बातें का ख्याल करने बोला है। क्या क्या बोला है? पहली बात, जो स्ट्रक्चर आप बनाइएगा, स्ट्रक्चर्स मस्ट हैव सिमिलर एनर्जी। देखिए उसने बोला है कैसा एनर्जी होना चाहिए? सिमिलर एनर्जी, माने एनर्जी लेवल चेंज नहीं होना चाहिए। दूसरा, आप पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस चेंज नहीं कर सकते हैं। पोजीशन, पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई कैन नॉट बी चेंज्ड। आप ध्यान से देखिएगा, आपने सिर्फ पाई बॉन्ड का पोजीशन चेंज किया है। ये जो पाई बॉन्ड था, सिग्मा और पाई बताए थे ना? नहीं बताए थे? पहला बॉन्ड सिग्मा और दूसरा बॉन्ड पाई। तो सिर्फ पाई बॉन्ड यहां से यहां चला गया। देखिए यहां डबल बॉन्ड था, ये पाई यहां से यहां आ गया। आपने उसके स्ट्रक्चर में कहीं कोई ऑक्सीजन का प्लेस चेंज किए? उसका जो ओरिजिनल ढांचा है उसके साथ छेड़छाड़ किए? नहीं। आपने न्यूक्लियस का पोजीशन चेंज नहीं किया। एनर्जी इज ऑलमोस्ट सेम, क्योंकि कहीं कोई एनर्जी में भी डिफरेंस नहीं है। और जो तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या में भी कोई अंतर नहीं होना चाहिए। बॉन्डिंग लिखा है ना, देखिए उसमें बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नंबर कैन नॉट बी चेंज्ड, तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है। चेंज क्या हो सकता है? यू कैन चेंज ओनली द पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड, the position of lone pair, the position of negative charge and the position of positive charge, position of पॉजिटिव चार्ज। यही सारी चीजें ही बस आप क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। ये सब कैन बी चेंज्ड, कैन बी
चेंज्ड, और ऊपर वाला कैन नॉट बी चेंज्ड, ये सब कैन नॉट बी चेंज्ड, इन सब को आप चेंज नहीं कर सकते, ये सब आप चेंज कर सकते हैं। यहां तक कोई डाउट? डन, लिख दिए। अब इसको हम बताएंगे क्या है, उसके नीचे लिखिए द एक्चुअल स्ट्रक्चर इज इन बिटवीन द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, द एक्चुअल स्ट्रक्चर इज इन बिटवीन द contributing structure, the actual structure is in between the contributing structures or intermediate of contributing structure. The actual structure is in between the contributing structure or intermediate of contributing structure or intermediate of contributing structure known as resonance hybrid structure, known as resonance hybrid structure, is known as resonance hybrid structure, full stop. The different individual structures, तो मेरे ख्याल से रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होता है समझ में आ गया, जो दोनों स्ट्रक्चर के बीचों बीच पड़ता है उसको क्या कहते हैं, रेजोनेंस। इसलिए हमने ना वहां पे एवरेज वर्ड का यूज किया, क्या कहे कि इन दोनों के बीच का जो एवरेज होगा वो ये बनेगा, यानी इन दोनों कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर के बीच का जो स्ट्रक्चर होगा उसी को क्या कहेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और लिख दीजिए उसके नीचे द डिफरेंट इंडिविजुअल स्ट्रक्चर, द डिफरेंट इंडिविजुअल स्ट्रक्चर आर कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर। यहां तक कोई ना, हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए कंडीशन at which resonance takes place, condition at which resonance takes place। क्या क्या कंडीशन है जिस पर रेजोनेंस होगा, देखिए कहां कहां पर रेजोनेंस संभव है। पॉइंट नंबर 1 ध्यान से देखिएगा, wherever there is pi bond conjugation, wherever there is pi bond conjugation। pi bond conjugation किसको बोलते हैं, ध्यान से देखिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। कॉन्जुगेटेड सिस्टम मतलब पाई सिंगल बॉन्ड पाई, एक छोड़ के ऐसा जहां कहीं भी सिस्टम आपको मिल जाए, पाई सिंगल बॉन्ड पाई, सिंगल बॉन्ड पाई, सिंगल बॉन्ड पाई, जहां तक चलता रहेगा वहां तक ये। अब मान लीजिए इसके बाद ऐसा रहता, ये कॉन्जुगेटेड है नहीं है, नाउ इट इज कॉन्जुगेटेड और नॉट, नाउ इट इज नॉट कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड मतलब एक का गैप होना चाहिए, मतलब दिस इज कॉन्जुगेटेड, दिस इज ऑल्सो कॉन्जुगेटेड, लेकिन दिस इज नॉट कॉन्जुगेटेड। समझ आ रहा है, ये भी कॉन्जुगेटेड है, पाई सिंगल बॉन्ड पाई, सिंगल बॉन्ड पाई, इसको बोलते हैं पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन। क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन। सेकंड देखें, मूविंग टू द सेकंड वन, पाई बॉन्ड लोन पेयर कॉन्जुगेशन, पाई बॉन्ड लोन पेयर कॉन्जुगेशन। दूसरा पॉइंट क्या है, पाई बॉन्ड का क्या होना चाहिए, लोन पेयर के साथ कॉन्जुगेशन। देखिए क्लोरीन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कार्बन, अब इस क्लोरीन के पास क्या है, लोन पेयर है। अब देखिए ये मैं कॉन्जुगेशन करके भी दिखा देता हूं, यहां देखिए ध्यान से, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा
और ये बॉन्ड चार्ज में तब्दील हो जाएगा, ये कॉन्जुगेशन कहलाएगा। यहां पे देखिए, ये लोन पेयर यहां अगर लेटा तो ये बॉन्ड इसके ऊपर उठ जाएगा और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो इसका मैं कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बना देता हूं। देखिए इसका कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसा बनेगा, देखिए इसका कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहां बनेगा क्लोरीन। इसके पास अब कितने लोन पेयर रहेंगे, 2, क्योंकि एक लोन पेयर तो इसने क्या कर दिया, बॉन्ड में बना दिया, और ये बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, नेगेटिव चार्ज में। तो ये दोनों कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर है। पर ये क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज था, तो ये चार्ज स्ट्रक्चर है और ये न्यूट्रल स्ट्रक्चर है। ऑलवेज न्यूट्रल स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन चार्ज स्ट्रक्चर। तो ये वाला लेस देखने को मिलता है और ये वाला ज्यादा देखने को मिलता है। पर हम लोग इसके बारे में अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम लोग बस ये देख रहे हैं कि कहां कहां पर आपको क्या होगा, ये देखने को मिलेगा। तो आपको ऐसी जगह पर भी देखने को मिलेगा जहां पर क्या है, लोन पेयर है, उसका सिंगल बॉन्ड है, उसके बाद पाई बॉन्ड है। क्लियर, इसको बोलते हैं पाई बॉन्ड लोन पेयर कॉन्जुगेशन। नाउ मूविंग टू थर्ड पार्ट। Now moving to third part. Now moving to third part. अब देखिए तीसरा पार्ट है, जब है पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन। पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन, ये भी एक जगह है जहां पे कॉन्जुगेशन आपको क्या होता है, देखने को मिलता है। ध्यान से देखिए, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। यहां पे भी क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेशन हो जाएगा। देखिए ये ऐसे सोएगा, ये ऐसे उठ जाएगा। तो सुलाने उठाने का काम आप लोग बाद में करिएगा। अभी फिलहाल आप देखिए कि यहां पर भी कॉन्जुगेशन आपको देखने को मिलेगा। यहां पर भी क्या देखने को मिलेगा, कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगा। पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन। और इसका एक और केस आता है, इसका एक और केस आता है, दैट इज द लास्ट केस, जहां पे आप देखेंगे, यहां पे आप देखेंगे पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन, जहां पे आप क्या देखेंगे, करेगा अभी आपको प्रैक्टिस करवाएंगे ना, आप अपने समझिएगा कैसे करेगा, अभी आप अपने समझिएगा। एक ही पेज पर रहेगा तो अच्छा रहेगा। अब देखिए चौथा, फोर्थ वन, 4 ही तो है ही ना, तो इसलिए चाह रहे थे कि एक ही पेज पर चारों आ जाए। चौथा इज पाई बॉन्ड नेगेटिव, पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन। पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन, पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन, यानी जब कभी भी, हेलो बातचीत नहीं, जब कभी भी हम लोगों को क्या देखना है, रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये अगर चेक करना है तो तुम यही 4 सिस्टम देखोगे। अगर इसमें से कोई एक भी सिस्टम वहां दिख गया, कौन कौन सा, पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन, पाई बॉन्ड लोन पेयर कॉन्जुगेशन, पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन, या पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन, यही चारों होगा तभी रेजोनेंस होगा, नहीं तो और कहीं रेजोनेंस नहीं होता है। ठीक है, डन। अब कहेंगे सर आप वो जो अभी ओजोन वाला केस बताए उसमें क्या हो रहा था, उसमें पाई बॉन्ड लोन पेयर कॉन्जुगेशन था, करके दिखाएं, देखो फ्रेश करके दिखाते हैं। देखो यहां ऑक्सीजन, यहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड था, इधर डबल बॉन्ड, यहां लोन पेयर, यहां लोन पेयर, इसके पास कितना लोन पेयर था, ये क्या किया देखो, यहां से इधर बॉन्ड को सुलाया और ये बॉन्ड को इधर नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट कर दिया। तो इसका जो दूसरा कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो कैसा हो जाएगा, यहां डबल बॉन्ड और यहां पे क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड। तो ये क्या हो गया, रेजोनेंस कर दिया ना, यहां का पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया और इधर का सिंगल बॉन्ड उधर चला गया। तो ये कॉन्जुगेशन है, इसी को बोलते हैं कॉन्जुगेशन। तो यहां पे पाई बॉन्ड लोन पेयर कॉन्जुगेशन हुआ, ये लोन पेयर सोया और पाई बॉन्ड को उठा दिया। यहां पे इसका उल्टा भी फिर वैसे ही होगा। अब इधर से मान लीजिए आप करते तो क्या करते, यहां पे इसके पास इतने सारे लोन पेयर थे,
ये लोन पेयर को यहां सुलाए और ये वाला पाई बॉन्ड उड़ गया। तो ये कराएंगे प्रैक्टिस, कम से कम 10-12 सवाल आपसे करवाएंगे प्रैक्टिस में। अभी इतना लोड नहीं लेना है कि सर ये आप कैसे कर ले रहे हैं, हम लोग से नहीं हो रहा है। धीरे 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 करके पहले एकदम सिंपल वाला आपको देंगे, फिर उससे कठिन करते हुए कोई भी आप कर लीजिएगा। अभी बस ये सीखिए कि आपको ये समझ में आया कि नहीं आया कि रेजोनेंस होगा कब कब। तो आपको ये समझ में आ गया ना कि रेजोनेंस कब कब होगा, बस इतना ही सीखना था आज कि रेजोनेंस कब कब होगा। अब उसके नीचे हेडिंग डालिए रेजोनेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेंस, लास्ट टॉपिक है। उसके बाद फिर रेजोनेंस का आप लोग स्ट्रक्चर जितना अगले क्लास में प्रैक्टिस करवाएंगे, बहुत सारा स्ट्रक्चर, और रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना ही एक क्लास लगेगा, पूरा सीखना होगा। बोलिएगा सर क्यों सीखना है, पूरे 12 क्लास में सिर्फ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही बनाना है हम लोगों को, तो वो सीखा हुआ रहेगा तभी आपसे हो पाएगा, तो वो बहुत जरूरी है। लिखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेंस। पॉइंट नंबर 1, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। पहला ही बात दिल तोड़ने वाला, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। मैंने आपसे पहले ही कहा कि ऐसा होता है कि नहीं होता है कोई नहीं जानता है, पर ऐसे होकर अगर जो स्ट्रक्चर बना के साइंटिस्ट ने दिया वो अगर एक्चुअल स्ट्रक्चर के सबसे करीब था तो लोगों ने इसका माना कि ये जो बोल रहे हैं वो 100% क्या है, सही है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर, ऐसा सच में होता है किसी ने देखा नहीं है कि सच में वो इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जा रहा है, पाई बॉन्ड इधर उठ रहा है, क्योंकि देखा नहीं है, बस एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसके आधार पर जो एक्चुअल स्ट्रक्चर के आप बहुत क्लोज पहुंच पाए। तो लोग कह रहे हैं कि हां शायद ऐसा ही होता होगा, और जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाले कंपाउंड हैं उन सब पर यह थ्योरी वैलिड थी, तो लोग मान रहे हैं कि रेजोनेंस सही बात है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द एक्चुअल मॉलिक्यूल हैज अ सिंगल स्ट्रक्चर, द एक्चुअल मॉलिक्यूल हैज अ सिंगल स्ट्रक्चर which is known as resonance hybrid, which is known as resonance hybrid or canonical structure or canonical structure, full stop. Resonance hybrid, point number 3, resonance hybrid is the most stable structure, जो मैंने आपको पहले भी लिखवाया था। resonance hybrid is the most stable structure, most stable structure. point number 4, resonating structure and the resonance hybrid have difference in their energy levels, has different in their energy levels. Resonating structure and resonance hybrid has difference in their energy levels. कौन ज्यादा स्टेबल है? रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोर स्टेबल देन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। डन, लिख दीजिए उसके नीचे RH इज मोर स्टेबल देन RS। RH क्या है? रेजोनेंस हाइब्रिड। RS क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो RH ऑलवेज ज्यादा स्टेबल होता है RS से। लास्ट पॉइंट, all the resonating structure contribute, all the resonating structures contribute, all the resonating structure contribute, all the resonating structure contribute to the resonance hybrid according to their stability, according to their stability। क्या कह रहा? जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, लिखवाता हूं, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा उसका फाइनल स्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूशन क्या होगा? ज्यादा होगा। जो कम स्टेबल है उसका फाइनल स्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूशन कम होगा। तो कह रहा है, क्या कह रहा है? हाँ बोलो ना, क्या है? हम अपने मन से लिखवाएं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट मोर टू दी रेजोनेंस हाइब्रिड। जो सबसे स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसका कंट्रीब्यूशन रेजोनेंस हाइब्रिड में
ज्यादा होता है, यही मैं लिखवाना चाहता हूं। अब जो भी लिखवाया वो आप अपना समझ के लिख लीजिए। डन। यानी लास्ट पॉइंट आपने क्या लिखा? स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड। हेडिंग डालिए, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड। तो अगली क्लास में हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड और बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने का क्या करने वाले हैं? प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि चारों प्रकार के आपको जितने भी टाइप हैं, पॉजिटिव पाई बॉन्ड, नेगेटिव पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, लोन पेयर पाई बॉन्ड, सारे टाइप का कम से कम 2-2 सवाल आपसे करवा के आपको सिखा दिया जाए कि रेजोनेंस और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते कैसे हैं। क्योंकि अल्टीमेटली मेरे काम में क्या आने वाला है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितना फास्ट आप बना पाएंगे उतना जल्दी आपका सवाल बनेगा, और जिस पर्टिकुलर कंपाउंड का जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो उतना ज्यादा क्या होता है? स्टेबल होता है। डन। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए। अगर मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। थैंक यू वेरी मच।